हेलो गाइस, माय नेम इज दीप और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की नई आई मूवी के ट्रेलर के बारे में जिसका नाम है गोरखा। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे रेजिमेंट की स्टोरी बॉलीवुड में सुन चुकी है, बट एक रेजिमेंट जिसके बारे में बॉलीवुड ने अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया है। तो इस शिकायत को दूर करते हुए बॉलीवुड हमारे सामने एक मूवी ला रहा है और जिसका नाम है गोरखा और अक्षय कुमार हमको लीड हीरो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्रेलर से थोड़ा हटके गोरखा रेजिमेंट के बारे में काफी चीजें कवर करने वाला हूँ जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये ट्रेलर कैसा था। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो गोरखा सोल्जर्स हैं पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इन सोल्जर्स के बारे में बोला जाता है कि इनको मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये अपनी कंट्री के लिए हमेशा अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए गोरखा के ओरिजिन से बात करते हैं। तो 19th सेंचुरी में नेपाल को किंगडम ऑफ गोरखा कहा जाता था और धीरे धीरे नेपाल स्प्रेड होने लगा भारत और तिब्बत की तरफ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उस टाइम भारत में अंग्रेजों का राज था और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका जो बिजनेस है तिब्बत में भी स्प्रेड हो। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने गोरखा साम्राज्य के राजा से बहुत बार बात करने की कोशिश करी कि वहां पे उनको अपना बिजनेस करने दिया जाए। और ब्रिटिशर्स की बात करने का मेन रीजन ये था कि जो गोरखा किंगडम था वो भारत और तिब्बत के बीच में आता था। मतलब अगर आपको तिब्बत में बिजनेस करना है तो आपको गोरखा साम्राज्य को पार करना होगा। बट जो गोरखा किंगडम के किंग थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने किंग को मनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करी पर कुछ नहीं हो पाया और फिर वॉर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और इस वॉर के दौरान ही पूरी दुनिया ने गोरखा की पावर को रिकॉग्नाइज किया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उस टाइम की सबसे बड़ी आर्मी ब्रिटिशर्स के पास थी, और अगर ये भी बोला जाए कि वो उस टाइम की सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी थी तो ये भी गलत नहीं होगा। दूसरी ही तरफ बात की जाए गोरखा की आर्मी के बारे में, वो बहुत छोटी आर्मी थी। भले ही ब्रिटिशर्स ने ये वॉर जीत तो ली थी बट बहुत छोटी आर्मी होने के बावजूद भी गोरखा के सोल्जर्स ने बहुत कड़ी टक्कर दी और बहुत सारे ब्रिटिशर सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा। और उस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने भी गोरखा के पावर को रिकॉग्नाइज किया। बाद में फिर पीस ट्रीटी साइन हुई और जो ब्रिटिशर्स थे ना वो चाहते थे कि हमारी आर्मी में भी गोरखा के सोल्जर्स हो। तो ब्रिटिशर्स ने इस ट्रीटी में क्लॉज रखा कि अब ब्रिटिशर्स के पास राइट्स होंगे कि वो गोरखा के सोल्जर्स को अपनी आर्मी में रख सकते हैं। और ना चाहते हुए भी गोरखा के किंग को ये सब चीजें माननी पड़ी। और ये जो पार्टनरशिप है ना ये करीब 200 इयर्स चली, जहाँ पे करीब 20,000 सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे चुके हैं। और अभी भी इनका ब्रिटिश आर्मी में एक इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर हम अपनी इंडियन मिलिट्री के बारे में बात करें तो गोरखा हमारे इंडियन आर्मी का एक अहम हिस्सा है। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो करीब 32,000 गोरखा सोल्जर्स हमारी इंडियन आर्मी में है। हम आगे बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज जो इन गोरखा सोल्जर्स को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो थोड़ा टेक्निकली बात की जाए तो जो गोरखा सोल्जर्स होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कितना कम होता है। और वहाँ पर सालों से ट्रेनिंग करते हुए और वहाँ पे रहते हुए इनका जेनेटिक थोड़ा चेंज हो चुका है। जिन प्लेसेस में आम लोगों का थोड़ी देर तक चलना भी मुश्किल हो जाता है ये वहाँ पर आसानी से दौड़ सकते हैं। अगर थोड़ा और टेक्निकली बोला जाए तो इनकी बॉडी में थोड़ा जेनेटिक म्यूटेशन आ चुका है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि जेनेटिक म्यूटेशन से ही गोरखा इतना ज्यादा पावरफुल है। इनके पीछे उनका हार्ड वर्क है और कड़ी ट्रेनिंग, क्योंकि अगर इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा टफ प्रोसेस में से एक होती है। इस बात से इसकी टफनेस का पता लगा सकते हैं कि करीब 30,000 नेपाली सोल्जर्स इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं और आखिरी में बस 200 लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। और ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है ना इसमें बहुत अलग अलग राउंड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं। गोरखा सोल्जर्स के नंबर्स में कम होने के बावजूद भी इन्होंने जिस भी वॉर में हिस्सा लिया है वहाँ पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करता हूँ। तो एक बार हुआ ये कि 3 गोरखा सोल्जर्स के सामने 200 जापानीज सोल्जर्स थे। जापानीज सोल्जर्स ने उनके ऊपर एकदम से हमला कर दिया। घबराने की बात तो दूर की बात है, उन्होंने जापानीज सोल्जर्स को कड़ा मुकाबला दिया। तो इस फाइट में 2 गोरखा सोल्जर्स की मौत हो गई और बचा सिर्फ एक गोरखा सोल्जर जिसका नाम था गुरुम। आगे होता यह है कि जो जापानीज सोल्जर थे गुरुम के ऊपर बहुत सारे ग्रेनेड्स बरसाने लगे और जो गुरुम थे ना उन्होंने उन ग्रेनेड्स को उठाकर वापस उन्हीं की तरफ फेंकना स्टार्ट कर दिया। आगे हुआ ये कि 2 ग्रेनेड्स फेंकने के बाद उनके हाथ में तीसरा ग्रेनेड फट जाता है। तो इस ब्लास्ट में उनका हाथ तो जाता ही है बट वो बहुत ज्यादा
इंजर भी हो जाते हैं। अब जापानीज सोल्जर्स को ये लगा कि गुरुम बहुत ही आसानी से सरेंडर कर देंगे, बट हुआ इसका उल्टा। गुरुम अपने हाथों में बंदूक लिए उनके ऊपर फायरिंग करने लगे। वहां पे जितने भी जापानीज सोल्जर्स थे वो ये देखकर भाग गए वहां से। और बाद में जब इसका कैलकुलेशन लगाया कि उस फाइट में जापानीज सोल्जर्स की कितनी मौत हुई थी, तो नंबर सामने आया था 31। और इस ब्रेवरी के लिए गुरुम को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। तो यही सब रीजंस के कारण गोरखा सोल्जर्स को बहुत ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स माना जाता है। आगे हम गोरखा के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। अगर इसके लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ करीब 1 मिनट की थी। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका है, इसके जो मेन लीड है वो है अक्षय कुमार और इसके डायरेक्टर है संजय चौहान, जिन्होंने हमें पान सिंह तोमर जैसी मूवी दी है। अगर इस ट्रेलर की सबसे अच्छी पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो मुझे लगा इसका म्यूजिक। ट्रेलर की लेंथ बहुत कम होने के बावजूद भी बहुत सारे वॉर सीन्स को कवर किया गया है और ट्रेलर देखने के बाद समझ में आता है इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ पे सोल्जर्स के एंगल को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है और साथ ही उस जगह को भी जहाँ पे सोल्जर्स वॉर कर रहे हैं। वेल मुझे पर्सनली लगता है कि ये मूवी वेल बॉटम से काफी अच्छी होने वाली है, बट आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके लिए ऐसी अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।